हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलते हैं, और विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार, और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसमें उसके बाद उपचयन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर अपचयन पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग ऊष्माशोषी भी पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी भी पढ़ेंगे, और उपचयन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी पढ़ेंगे, जिसमें कि संचरण आएगा और विकृति गंधिता आएगा। ठीक है, तो इस चीज को पूरे इस चैप्टर में यही चीज पढ़ना है। और परीक्षा जो आप लोगों का होगा, बोर्ड का परीक्षा, उस चीज को नजर में रखते हुए ये चैप्टर जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को दे दिया जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको सही किया करने के लिए ये 1 नंबर वाले में भी दे देता है, और कभी कभी आपको लंबा क्वेश्चन जो कि 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें भी दे देता है। तो जब लंबा क्वेश्चन में रहेगा तो उसमें आपको 1 से 2 या 3 मतलब कि एक एक स्टेप को पूरा करते हुए आपको संतुलित करना है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का रहेगा तो आपको बस संतुलित रासायनिक समीकरण को चुनना पड़ेगा और टिक लगाना पड़ेगा कि इसमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया जो मतलब समीकरण जो दिया हुआ है वो संतुलित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो अध्याय इसमें पढ़ते हैं, किसी भी पदार्थ में 2 तरह का जो परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन जब किसी भी पदार्थ में होता है तो उस चीज को कैसे हम लोग समीकरण के रूप में लिखें। कोई भी रासायनिक परिवर्तन हुआ है, कोई भी घटना हुआ है, किसी भी पदार्थ के साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन हो गया है। तो अब इस रासायनिक परिवर्तन में जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, कोयला को जलाते हैं। कोयला को जलाते हैं तो क्या होता है, ये वायुमंडल में आप इसको कोयला को जला दिए तो इसके कोयला में जैसा कि आपको ठोस काला पदार्थ जो था वो कोयला, अब उसको जलाने के बाद देखते क्या है, चूल्हा में देखते हैं आप लोग वाइट मतलब कि उजला उजला राख टाइप का बचा हुआ होता है। ठीक है, तो अब कोयला जल गया, काला वाला कोयला था, जल के वो उजला पदार्थ में बदल गया। तो इसमें परिवर्तन हुआ है। पहले उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, इस चीज को देखते हैं। तो हम लोग कैसे पता चलता है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। किसी भी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ संकेत होता है, जैसे कि आपको उस पदार्थ का रंग में परिवर्तन आ जाएगा। किसी भी इस चीज को आप लोगों का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो इसका क्या क्या संकेत हो सकता है। तो इसका आपको मुख्य रूप से 4 कह लीजिए, आपके बुक में भी दिया हुआ है। 4 रासायनिक परिवर्तन मतलब कि 4 तरह के परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना। दूसरा हम लोग कर सकते हैं अवस्था में परिवर्तन होना। अवस्था करने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पदार्थ 3 अवस्था में जो रहता है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। तो ठोस पदार्थ, अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदल गया, या द्रव पदार्थ कोई ठोस पदार्थ में बदल रहा है, या गैसीय अवस्था से कोई ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में बदल रहा है, तो ये अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण होंगे। या क्या हो सकता है कि किसी ठोस पदार्थ को आप जला रहे हैं, या कुछ 2 ठोस पदार्थ को मिलाएं, 2 विलयन को मिलाएं मतलब कि 2 घोल को मिलाएं, उसके बाद क्या हो जाए, उससे गैस का उत्सर्जन हो जाए। या आप कोई किसी विलयन में किसी ठोस पदार्थ को डालें और उससे क्या हो जाए, गैस निकलने लगे। तो ये भी आपको रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण मतलब कि एक लक्षण कह सकते हैं इसको हम लोग। गैस का उत्सर्जन
या निष्कासन कर सकते हैं इसको। चौथा क्या होता है, किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपको देखिएगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ और उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण आपको उस पदार्थ में क्या हो गया, उसके तापमान में परिवर्तन आ गया। तापमान में परिवर्तन जो आएगा उसमें हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को उससे हम लोग बांटेंगे। उसमें देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो तरह के रासायनिक अभिक्रिया हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चौथा परिवर्तन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चौथा परिवर्तन को हम लोग लिख सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो ये चार तरह का जो परिवर्तन आप देखिएगा किसी भी पदार्थ में, अगर ये चार तरह का परिवर्तन मुख्य रूप से हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा। अगर आप कहेंगे कि किसी चीज के रंग में परिवर्तन हो गया तो उसमें मतलब कि पूरा रासायनिक परिवर्तन होना बिल्कुल अनिवार्य है, तो वो भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जैसे कि आप ले लीजिए, लोहा को ले लीजिए, ठीक है, लोहा को लिए और उसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कीजिएगा किसी लोहा को तो क्या होता है, धीरे 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 वो पीला होता है, पीला होने के बाद वो लाल होता है, लाल होने के बाद फिर से आप देखिएगा तो बिल्कुल व्हाइट कलर का में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, लोहा को परिवर्तित मतलब कि लोहा के रंग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो सिर्फ लोहे के रंग में परिवर्तन हो रहा है और जैसे ही आप आग से उसको निकाल के आप रख दीजिएगा तो वो परिवर्तन जो हुआ था उसका लाल रंग में परिवर्तित हो गया था या पीला रंग में परिवर्तित हो गया था, अब वो फिर से अपने पूर्व अवस्था के रंग में बदल जाएगा। तो ये सब परिवर्तन अगर हो भी गया है और वो अस्थायी टाइप का परिवर्तन है, मतलब कि वो परिवर्तन जो जिसके कारण ये सारा परिवर्तन आपको देखने को मिला है, वो परिवर्तन अगर अस्थायी रूप से नहीं हुआ है, उसमें अस्थायी रूप से हुआ है, तो उस तरह के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन का कारण नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि उसमें आपको क्या हुआ हो सकता है उसमें आपको भौतिक परिवर्तन हुआ है। जैसे कि लोहा को गर्म करना, लोहा को जैसे ही आप ताप में भट्टी में डालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण उसका रंग में बदल जाएगा। तो रंग में बदल गया, सिर्फ रंग में बदल गया, लेकिन जैसे ही लोहा को हम वहां से उठा के अपने पास रख लेंगे तो जिस अवस्था में, जिस रंग में वो पहले से था उसी अवस्था में चला जाएगा। तो अगर ये एक से दो तीन एक साथ हो रहा हो तब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होने का ज्यादा चांस है। और सबसे ज्यादा चीज हम लोग ये ध्यान में रखें कि ये सारा परिवर्तन अगर क्या हो, अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाए। ये सारा जो परिवर्तन आ रहा है अस्थायी रूप से परिवर्तन आ जाए तो उस तरह के परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन होने के ज्यादा हम लोग को हो सकता है कि वो जो रासायनिक परिवर्तन है ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग को परीक्षा में लिखने के लिए आएगा, बताइए कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो उसमें आप लोग चार चीज लिख दीजिए, आराम से चार चीज लिखिए कि रंग में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए। अवस्था क्या है? ये ठोस, द्रव या गैस की अवस्था से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते रहे पदार्थ, या गैस, किसी गैस का उत्सर्जन हो। गैस का उत्सर्जन जो होता है ये इसमें सब जगह सब रासायनिक अभिक्रिया में नहीं होता, लेकिन जहां भी होगा वहां पे आप देखिएगा बहुत ज्यादा चांस रहेगा कि आपको रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तापमान में भी परिवर्तन, आप लोग अगर बिना बाहर के कारण से अगर आप उसको गर्म नहीं कर रहे हैं या ठंडा नहीं कर रहे हैं तब भी अगर वो रासायनिक दो घोल को मिलाए या दो चीज को मिलाए और उसमें ताप में परिवर्तन हो रहा है तब आपको ज्यादा चांस है कि रासायनिक परिवर्तन होगा। तो अगर हम लोग को परीक्षा में लिखने आएगा तो चारों कारण लिखेंगे, ठीक है, और उसके नीचे आप लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में जो भी परिवर्तन हो रहा है ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन होने का मतलब कि फिर से उसको हम लोग पीछे की अवस्था, पूर्व अवस्था में अगर उस पदार्थ को लाना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग को एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया से उस चीज को गुजारना पड़ेगा और हो सकता है कि वो फिर से अपने पूर्ववत अवस्था में नहीं भी आए। लेकिन अगर किसी चीज में भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो वो अपने पूर्व अवस्था में बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे कि आप लोहा को गर्म किए, फिर उसके बाद भट्टी से निकाल लिए, तो जैसे ही आप भट्टी से निकालिएगा लोहा अपने पूर्व अवस्था में फिर से पहुंच जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा।
उसी तरह से अगर आप पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी भी क्या होगा, पानी गर्म होगा। पहले आप मान लीजिए कि आप बर्फ लिए हुए हैं, उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। फिर से अगर उसका तापमान कम कर दीजिएगा तो फिर से वो द्रव से आपको ठोस में बदल सकता है, या आप द्रव में बदल गया और ज़्यादा गर्म कर दिए तो फिर हो सकता है कि भाप में बदल जाए। और भाप को भी जब उसका तापमान कम होगा, भाप ऊपर उड़ेगा, और जैसे ही उसका तापमान कम होगा फिर से वो जम के, मतलब कि द्रव अवस्था में जम के फिर से नीचे आपको द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और ज़्यादा ठंडा कीजिएगा तो फिर से वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी टाइप का परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी टाइप का परिवर्तन होता है। चलिए, इतना तो हम लोग देख लिए कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे और भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे। अब जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग को क्या कहते हैं, उसको हम लोग अगर रासायनिक विज्ञान में अगर उसको हम लोग को निरूपित करना होता है तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण से निरूपित करते हैं, क्योंकि एक वाक्य के रूप में किसी चीज को लिखने में बहुत लंबा समय लगता है, और वो आपको, और हर किसी के लिए वो संभव भी नहीं है कि जो आप लिखे हैं वो दूसरे को समझ में आए, क्योंकि आप हो सकता है हिंदी में लिखें और किसी को हिंदी नहीं पढ़ने आता है। कोई बंगला में लिख के चला गया और आप बंगला नहीं जानते हैं पढ़ना, तो नहीं पढ़ पाइएगा क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, भाषा के दिक्कत को दूर करने के लिए विज्ञान से, मतलब कि जितना भी हमारे पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, सारे लोग अगर एक ही विज्ञान को मानते हैं तो उसमें क्या होगा, एक ही तरह के वैज्ञानिक हम लोग इसमें देखते रहते हैं, इसमें क्रियाकलाप करते रहते हैं, तो हम लोग को किसी में दिक्कत नहीं हो किसी भी चीज़ को समझने में। तो क्या करते हैं हम लोग विज्ञान में, रसायन विज्ञान में संकेत का यूज करते हैं। जैसे जल आप लिखिएगा तो जल लिखने के लिए हिंदी माध्यम का लोग क्या लिखेगा, जल लिखेगा। दूसरा कोई लिखेगा वाटर लिखेगा। तीसरा कोई कुछ भी लिख सकता है, कोई पानी लिखेगा, कोई जिस भी भाषा में जल को जो कुछ भी कहते हैं वो लिखेगा। लेकिन रसायन वाला जो भी रासायनिक भाषा में इसको हम लोग को जल लिखना है तो H2O लिखेंगे। तो ये संकेत सारे लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों को संकेत पता है, या हम लोग संकेत विज्ञान बता दिया गया है कि ये जल का संकेत है। तो जल के लिए हिंदी भाषी रहे, इंग्लिश भाषी रहे, कोई भी किसी भी भाषा में बोलता लिखता हो, लेकिन जल को लिखने के लिए विज्ञान की भाषा में हम लोग H2O का ही उपयोग करेंगे। तो इससे हम लोग को कहीं भी असुविधा नहीं होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या था आप लोग को, ये संकेत था किसी भी पदार्थ में परिवर्तन होने का, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के संकेत थे। 4 मुख्य हैं, और इसके बाद भी क्या होगा, जो ये चारों परिवर्तन होंगे वो अस्थायी होंगे, तो रासायनिक परिवर्तन, और अस्थायी रूप से हो रहा है अगर वो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग किसी भी रासायनिक परिवर्तन जो भी हो रहा था उसको हम लोग शब्द समीकरण में लिखते हैं। शब्द समीकरण में लिखने का, किसी भी रासायनिक परिवर्तन को शब्द समीकरण में लिखना सबसे सरलतम उपाय है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं, शब्द समीकरण का उदाहरण हम लोग क्या ले सकते हैं, शब्द समीकरण के उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम लोग मैग्नीशियम। आप लोग के बुक में भी दिया है, प्रथम क्रियाकलाप ही है जिसमें आप लोग को दिया गया है मैग्नीशियम को क्या किया गया था, इसको वायु की उपस्थिति में, वायु में क्या क्या रहता है, वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। नाइट्रोजन चूंकि कम क्रियाशील है तो वो अभिक्रिया नहीं करता है दूसरे तत्वों से जल्दी, तो ऑक्सीजन करता है। तो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को जब वायु में जलाइएगा तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किस चीज का निर्माण कर रहा है, ये जो निर्माण कर रहा है, ये जो तीर होता है, तीर का निशान होता है, ये आपको बताता है कि क्या चीज बन रहा है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो हम लोग लिखे हुए हैं, एक वाक्य को, एक बोलचाल की भाषा को हम लोग क्या किए, शब्द में डाल दिए। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तो से अभिक्रिया करके गायब हो गया, उसके बदले
प्लस का चिन्ह लग गया, जोड़ का योग का चिन्ह लग गया। का निर्माण करती है को हटा के ये क्या लग गया, ये तीर का निशान से निरूपित करता है। तीर का निशान क्या संकेत करता है कि इसका उत्पादन हो रहा है। ये दोनों आपस में संयोग करके किस चीज का उत्पादन कर रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पादन कर रहा है। तो ये शब्द समीकरण है। और इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत क्या हो जाता है, जैसे कि हिंदी के लिए बताए हुए थे कि हिंदी सबको नहीं आता है, तो जिस सबको नहीं आता है तो विज्ञान में हम लोग को निरूपित करना है। तो विज्ञान की भाषा में अगर हम लोग मैग्नीशियम को संकेत के रूप में लिखें तो इसमें हम लोग Mg लिखते हैं, ठीक है। ये प्रथम अक्षर क्या होता है, कैपिटल में होता है। और दूसरा किसी भी तत्व को निरूपित करने के लिए अगर दो मतलब कि दो अक्षर में उसका नाम अगर आ रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एक अक्षर ही है तो कैपिटल H में हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम के लिए दो अक्षर आ रहा है तो प्रथम कैपिटल और उसके बाद आने वाला क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के लिए संकेत क्या है, O2 है। किस चीज का निर्माण कर रही है, ये निर्माण कर रही है किस चीज का, ये कर रहा है निर्माण मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड में M के बाद G जो है, M के बाद G स्मॉल में है और O फिर से कैपिटल हो गया। तो ये अलग अलग तत्व को निरूपित करता है। मतलब कि इसमें इस यौगिक में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दो तत्वों से मिलकर ये यौगिक बना हुआ है। तो हम लोग इसको लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही चीज है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है आपको, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया आपको ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण आपको यही बताता है कि कौन कौन सा अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और कौन कौन सा उत्पाद हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया पूरा होने के बाद हम लोग को कौन कौन सा उत्पाद मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को निरूपित करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कहीं कहीं कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण आपको बताता है कि कौन सा अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और कौन सा उत्पाद हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात मिल रहा है। तो ये तो हम लोग को सूचित कर दिया कि ये इसमें भाग ले रहा है और ये हम लोग को उत्पाद के रूप में क्या मिल रहा है। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कंकाली रासायनिक समीकरण जो है, समीकरण है ये, अभिक्रिया तो हो गया, ठीक है। अभिक्रिया को आप बता दिए कि ये चीज मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ दहन करके, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है। और उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संकेत के रूप में लिखें तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। और वो रासायनिक समीकरण अभी आपको अधिक्रामक में मौजूद प्रत्येक परमाणु, जितना भी परमाणु इस साइड भाग ले रहा है विभिन्न तत्व का, उस तत्व का उतना परमाणु इस साइड नहीं मौजूद है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे या कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या क्या कहेंगे इसको, कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो इस रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण में हम लोग इसको संतुलित इसलिए करते हैं कि हम लोगों को पता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों को पता है कि कोई भी पदार्थ का ना तो निर्माण होता है, ना किसी पदार्थ का हम लोग को